फर्स्ट जो टर्म इसमें है वो है बेटा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, anything which we can measure, anything which we can measure, जिसे भी हम मेजर कर सकें। लेंथ हो गई, टाइम हो गया बेटा, ठीक है ना, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गई, ये सारी चीजें हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। हाँ, कुछ टर्म्स ऐसे हो जाते हैं जिन्हें अभी मेजर करना पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने कहा मैं ममा को बहुत प्यार करता हूं। अब ये बहुत टर्म, हाउ मच बहुत, आप इसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वहां पर वो जो लव है, वो जो हेट है, अभी उसके लिए कोई मेजर करने की यूनिट नहीं है और आप उन्हें मेजर नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसका एक आइडिया देते हैं, ठीक। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। लेकिन हाँ, आपने कहा कि 1 मीटर लेंथ, 1 किलोमीटर लेंथ, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कुछ लोग कह देते हैं, तो ये सारी चीजें आप मेजर कर सकते हैं। तो इनको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मास आपका हो गया बेटा, लेंथ हो गई, टाइम, ये तीन तो स्टैंडर्ड हैं, आपने बहुत सारे पढ़े होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी क्वांटिटीज आपने पढ़ी हैं। स्पीड आपने पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन पढ़ा है, फोर्स तो लंबी लाइन है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी चीजें आपकी आती चले जाएंगी। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं, कहानी खत्म होती है। ओके, अब बेटा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक ग्रुप आपका कहलाता है फंडामेंटल और दूसरा कहलाता है डिराइव्ड। तो पहला ग्रुप फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब बेसिक, ठीक है ना, बेस भी कहते हैं, बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसकी डेफिनेशन चाहे तो यहीं लिख लीजिए, द क्वांटिटीज which are independent, ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट होती हैं उन्हें फंडामेंटल कहा गया, और दूसरी टाइप की होती हैं डिराइव्ड। द क्वांटिटीज which depends on fundamental quantities। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। ओके, तो अगर आप फंडामेंटल की बात करेंगे तो इसमें बेटा पहली जो क्वांटिटी आती है वो होती है मास। मास को आप किसी और चीज से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो पहली है मास, दूसरी आपकी है लेंथ, और ये एक सिस्टम बनाया गया है जिसे एसआई सिस्टम आप कहते हैं। तीसरी इसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, दैट इज टाइम। फोर्थ क्वांटिटी है टेम्परेचर, ओके। हाँ जी, फिफ्थ है
इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सेवेंथ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बेटा। इसके अलावा जितनी क्वांटिटीज हैं वो सब इन्हीं के टर्म्स में रिप्रेजेंट होती हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं डिराइव्ड में, स्पीड बेटा। स्पीड आपको पता है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस आपकी लेंथ हो गई, स्पीड लेंथ और टाइम का रेशियो आ गया, तो ये स्पीड क्या हो गई बेटा आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है? इसी तरह से आप एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। क्लियर? तो ये दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये एक्सेलरेशन भी क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही बात, ये आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो सबको क्लियर हो गया फंडामेंटल और डिराइव्ड? चिन्ह भी लिख लें। डायमेंशन of a physical quantity dimensions of a physical quantity are the powers to which base quantity are raised to represent that physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी को जितनी पावर रेज किया जाता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, डायमेंशन। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा फोर्स, ओके, तो फोर्स जो है, फोर्स होता है, आपको फॉर्मूला पता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी में कहीं नहीं आता। तो एक्सेलरेशन को आप लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम का होल स्क्वायर। ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट टर्म आएगा, बट अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैंने उसे डिटेल में नहीं गया। आप सबको पता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आएगा। ओके, हाँ जी। अब आप इसे देखेंगे तो यहां पर ये आपकी मास जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, डिस्टेंस भी फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ में आ गया, और टाइम भी। इसको आप लिखेंगे एम एल टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको लिखने का तरीका होता है बेटा m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। तो आपके फोर्स की जो डायमेंशन है उसमें मास कितने टाइम आ रहा है, 1, लेंथ कितने टाइम आई, 1, और t कितने टाइम आया, -2 टाइम्स। ये आपकी डायमेंशन हो गई। तो इसको लिखा जाता है इस तरह से ब्लॉक में, दैट इज m l t -2, अंडरस्टूड है, यहां पे 1 है। क्लियर?
हाँ, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी बाद में आप ये जो बॉक्स बनाया गया है इसको बनाना बंद कर देते हैं और आप डायरेक्टली लिख देते हैं MLT-2। ओके, हाँ, तो बाद में हम इस वे में लिखने लगेंगे इसे, बट प्रॉपर मेथड जो है वो बॉक्स के अंदर लिखा जाना चाहिए। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इसमें है, लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये प्रिंसिपल आपसे कहता है, बड़ा सिंपल सी चीज है बेटा, ठीक है, आप उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आप उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस सेम होती है। तो लिख लीजिएगा, the magnitude of physical quantities can be added together or subtracted from one another only if they have same dimensions. ठीक है ना? हाँ, एक लाइन और लिख लीजिए, and result also have same dimensions. अब इसको अगर आप सिंपल वे में समझें तो आप बचपन से करते आए, आप लेंथ में मास को थोड़ी ऐड कर सकते। लेंथ को मास के साथ ऐड नहीं किया जा सकता, इसी तरह से मोमेंटम को फोर्स के साथ ऐड नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको पता है एनर्जी में से एनर्जी माइनस हो सकती है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये आपने देखा है, ठीक है ना? आप काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर सकते हैं, आपको क्या मिल जाता है? मैकेनिकल एनर्जी। ये सारी चीजें आपने क्लास 9th में अप्लाई की हुई हैं, ठीक? तो उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनकी डायमेंशंस क्या होती हैं? सेम होती हैं। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक? ओके, अब सीधे इसके एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हाँ जी, तो कहां कहां अप्लाई किया जा सकता है इसको देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्ट पॉइंट है टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपको डायमेंशन पता है तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बता सकते हैं, ठीक है? ओके, जैसे अगर आप बात करें, मैं ऐसी क्वांटिटी ले रहा हूं जिसकी यूनिट आपको नोन है। तो पहली क्वांटिटी है, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है
वो है फोर्स। पहला एग्जाम्पल हमारा फोर्स है बेटा, और फोर्स की डायमेंशन अभी अभी हमने ऊपर निकाली थी। अगर आपको याद ना हो तो अभी आप यहां मेरे पास मैं लिख रहा हूं आपको, आप नोट कर लीजिए, MLT-2। अभी थोड़ी देर के बाद सारी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, चिंता मत कीजिए, क्लास एंड होने तक आपको बहुत सारी डायमेंशंस पता चल जाएगी। तो ये हमारी डायमेंशन है, ठीक है, ओके। अब अगर मैं आपसे कहूं SI यूनिट आपको निकालनी है, SI यूनिट, ठीक है, ओके। तो यहां पर आपके पास आपको दिख रहा है पहला टर्म डायमेंशन में मास है, तो बस आप इसकी यूनिट यहां लिख दीजिए। मास की यूनिट होती है केजी, लेंथ की होती है मीटर, और टाइम की सेकेंड टू द पावर -2। ये मेरी यूनिट आ गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए, या केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2 लिखिए। और इसी को, हाँ जी, न्यूटन साहब को ऑनर करने के लिए इसी यूनिट को नाम दिया गया था न्यूटन, ठीक है, ओके। अब किसी ने आपसे, नहीं सर हमें एसआई में नहीं चाहिए, हमें तो सीजीएस यूनिट चाहिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये सब काम 9th में किया हुआ बेटा, हाँ, सीजीएस यूनिट। अब मास की जगह क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर आपका ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2, या आप इसे लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, एक यूनिट जो आपने बहुत ज्यादा यूज नहीं की होती है, यूरोप में बहुत ज्यादा चलती है, FPS, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहां पे क्या हो जाएगी यूनिट, ग्राम की जगह आ जाएगा पाउंड। लेंथ की जगह आ जाएगा, बोलिए बोलिए, हाँ जी, टाइम के लिए तो सेकेंड ही यूज किया गया है, तो यहां पे आप लिख देंगे पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपकी यूनिट आ गई। ओके, अब बेटा इसको जो नाम दिया गया है वो है न्यूटन, इसको जो नाम दिया गया वो है डायन, ठीक है, और ये आपका कहलाता है पाउंडल। तो आप किसी भी क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हैं अगर आपको ये पता है कि उसकी डायमेंशन क्या है। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू डिफरेंट क्वांटिटीज may have same dimensions। दो अलग अलग क्वांटिटीज, उनकी डायमेंशन सेम हो सकती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, कुछ तो आपने किए हुए हैं, हाँ जी, जैसे आपने देखा था वर्क एंड एनर्जी। इसीलिए बेटा वर्क जो है वो एनर्जी के साथ ऐड हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आ गया। तो एक ये रहा, क्लियर। तो वर्क एंड एनर्जी, इसके अलावा एक आपने और पढ़ा होगा,
आपने पढ़ा था बेटा मोमेंटम, पढ़ा था? हाँ जी। और दूसरी क्वांटिटी इंपल्स। इंपल्स आपका होता था फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टाइम इंटरवल। एफ इंटू टी करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो इन दोनों की डायमेंशन भी सेम होती है। मैं आपको यहाँ पे डायमेंशन अभी चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है? चिंता मत कीजिए, ये सारी चीजें अभी आप करेंगे आगे, अभी सिर्फ नोट कर लीजिए। हाँ जी, एक और है, देखिएगा यहीं पे आता है वर्क एंड टॉर्क। दोनों ही फोर्स इनटू डिस्टेंस होते हैं बेटा। अब डिफरेंस क्या आएगा ये आगे पढ़ेंगे। दोनों अलग अलग क्वांटिटी, दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं। एक डॉट प्रोडक्ट है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक? अब ये सब चीजें वेक्टर में पढ़ेंगे तो आगे जाके क्लियर होंगी, बट अभी समझने के लिए ये लिख लीजिए कि वर्क और टॉर्क इन दोनों की डायमेंशंस सेम आएंगी। ठीक है जी, ओके। तो ये फर्स्ट आपका पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, या सेकंड एप्लीकेशन आप इसे कहते हैं। टू डिराइव द डायमेंशंस of a physical quantity। To derive the dimensions of a physical quantity, किसी भी physical quantity की आप dimension निकाल सकते हैं, ठीक है? अब इसमें जो चीज आपको बता रहा हूं उसमें कई बार आपको बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए कि कांस्टेंट टर्म जो होते हैं बेटा, कांस्टेंट दो तरह के हो सकते हैं। ऐसे कांस्टेंट जो डायमेंशन लेस हो, जिनकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी, और ऐसे कांस्टेंट भी हो सकते हैं जिनकी डायमेंशन आएगी। अब देखते हैं जरा एग्जांपल लिख लीजिएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पढ़ा है ना सबने 9th में? कैपिटल जी कहां आया था? न्यूटन्स लॉ में आया था, बिल्कुल सही बात। तो न्यूटन्स लॉ हमारा था न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है ना? हाँ, ये क्या कहता था? फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ओके, अब आपको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ जी, कैपिटल जी। तो पहले काम क्या करेंगे? आप लिखेंगे G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। ये सबको समझ में आया? फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया हमने सिंपली। ओके, अब देखिए, अब इनकी डायमेंशन आपको डालनी है। फोर्स की डायमेंशन अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर निकाली थी। फोर्स की डायमेंशन क्या निकाली थी बेटा? m l t माइनस 2 इंटू l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। ये समझ में आया? ये देखिए, ये r जो है आपका डिस्टेंस है, और ये आपका m जो है ये मास है। तो मास दो बार नीचे आ गया और लेंथ दो बार ऊपर आ गई। ओके, और अब आपको पता है पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो वो ऐड हो जाती है। तो यहां पर आप सिंपली लिख सकते हैं m टू द पावर -1 l क्यूब t माइनस 2। ये आपकी डायमेंशन हो गई जी की। कोई डाउट हो तो पूछ लें।
सेकेंड एग्जाम्पल में बेटा आपने अगर क्लास 10th में स्प्रिंग फोर्स पढ़ा तो स्प्रिंग फोर्स में एक टर्म आया करता था स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपका F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है वेयर F इज स्प्रिंग फोर्स। F क्या है? स्प्रिंग फोर्स। K होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और X होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। आप इसे इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, आपको मुझे बताना है डायमेंशन ऑफ के एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से, बहुत आसान है। अब देखिए यहां पर आपका जो फोर्स आ जाएगा, फोर्स दिया हुआ है वो माइनस के एक्स दिया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा F अपॉन एक्स, ठीक है। के जो है वो F अपॉन एक्स है। हाँ, वो जो शुरू का जो साइन है ना बेटा, साइन का मतलब होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब आप डायमेंशंस की बात करते हैं तो ये प्लस माइनस साइन मैटर नहीं करता, तो आप इसको इस वे में लिख लेंगे। और फोर्स की आपकी डायमेंशन क्या आ जाएगी? अभी अभी बात चल रही थी MLT माइनस 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय L, बिल्कुल सही। हाँ जी, आप लोगों ने MT माइनस 2 भेजा। अब यहाँ माइनस मत लिखना बेटा, क्योंकि डायमेंशंस में वो यहां पे माइनस साइन नहीं होता। मैं दिखा रहा हूं आपको काम, यहाँ पे, यहाँ प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो ये मत लिखिएगा। ये प्लस माइनस जो होता है, ये आपको फोर्स में क्या बता रहा था? डायरेक्शन बता रहा था कि अगर आप स्प्रिंग को अपनी ओर खींचेंगे तो स्प्रिंग आपको आपसे दूर की ओर खींचेगा, ठीक है ना। हाँ, ये सब फोर्स में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कुछ डायमेंशंस और निकाल लेते हैं बेटा। अब आपको मेथड पता चल गया कि कैसे निकालनी है, ठीक है ना। हाँ, तो अब जरा सी कुछ डायमेंशंस निकालने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तभी जो है गेम आगे बढ़ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली डायमेंशन आपको बतानी है स्पीड की। हाँ जी, स्पीड। फॉर्मूले आपको पता है, वही यूज करूंगा जो फॉर्मूले आपको पता होंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। जल्दी जल्दी बस भेजते रहिए मुझे। हाँ जी, बिल्कुल। LT माइनस 1, बिल्कुल सही बात। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, M0 L1 T माइनस। क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, दूसरा लिखिए जरा, वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम आएगी, बिल्कुल सही बात है बेटा, LT माइनस 1। हाँ, ये यहाँ पे जो है वेलोसिटी जो थी वो वेक्टर क्वांटिटी, LT माइनस 1, बिल्कुल सही है। ओके। थर्ड है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम सीधे सीधे आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा LT माइनस 2, ठीक है। ओके। मोमेंटम, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, MLT माइनस 1। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मोमेंटम के बाद आपका आएगा फोर्स। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम,
एम एल टी माइनस 1 अपॉन टी, एम एल टी माइनस 1 अपॉन टी। तो इसको आप लिखेंगे एम एल टी माइनस 2। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वर्क क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स के साथ एक लेंथ और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, बता देना बेटा किसी को समझ ना आ रहा हो तो। ओके ओके, वर्क भी हो गया। अच्छा, पावर, ये सब तो पढ़ा ना। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो एक बार और डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो एक टाइम और माइनस में चला जाएगा, कितना आ जाएगा? एम एल स्क्वायर, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं बेटा, अपॉन टी, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ये समझ में आया? पावर आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब जरा एक बात करते हैं ना, थोड़ा सा हट के, ठीक है? चार्ज, चार्ज की डायमेंशन, फॉर्मूला देखिए, याद हो अगर आपको। चार्ज था Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी। ये है बेटा फंडामेंटल करंट है, फंडामेंटल क्वांटिटी चार्ज नहीं है, ठीक है? हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा? ए टी माइनस 1। ये कहां भेज दिया तुमने? ए टी, एस नहीं बेटा, एस नहीं, टी, टी यूज हो रहा है, यूनिट नहीं, एम्पेयर सेकंड तो यूनिट हो गई। हाँ, डायमेंशन 80। ओके ओके ओके। अच्छा, एक और टर्म पढ़ा था ना, पोटेंशियल। ये सब अब 10th वाली चीजों पे आ गई हूं बेटा, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। हाँ, पोटेंशियल क्या था याद है? वी वी वी, डायमेंशन ऑफ वी बतानी है, फॉर्मूला याद है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज W अपॉन Q था। जल्दी से बताओ, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा ना, ऊपर वाले तो सिंपल थे, वर्बली हो जाते थे। वर्क क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन ए टी। बिल्कुल सही बात है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, कुछ ऐसा आ जाएगा। हाँ, अब देखिए, ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्मूला जरूरी है, कोई आप जो है V इज इक्वल टू आई आर यूज कर सकते थे, ठीक? लेकिन वहां पर क्या होता? अब एक और नया टर्म आ गया, क्या आ गया भाई? आगे पढ़ा था हमने, रेजिस्टेंस। अब फॉर्मूला आपको ढूंढना है, कौन से फॉर्मूले से इजी रहेगा। रेजिस्टेंस कौन से फॉर्मूले से इजी रहेगा, जो आपको नोन होती है। रेजिस्टेंस वैसे तो एक तो जो है V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला है, बट पोटेंशियल का ये याद रखना इतना आसान नहीं होता। नहीं, आंसर तो निकल आएगा। मेरा तो ये है कि आप फॉर्मूला कौन सा यूज किया। देखो बेटा, एक फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आई स्क्वायर आर टी। ये मैं क्यों यूज कर रहा हूं बेटा? इसमें ना ये आपको याद होती है, ये वर्क डन है, ठीक है ना? ये फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, या पावर में भी आपको ध्यान रहता है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए
रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा पावर अपॉन आई स्क्वायर। पावर के लिए एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 अपॉन ए स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशंस आप लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। क्लियर है बेटा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, गुड गुड गुड। तो ऐसे आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस निकाल सकते हैं।